After the discovery or deciphering of genetic code, a detailed study was made on the various genetic code, and we have observed many different properties. Students, the discovery of genetic code was itself is a difficult task. अब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है daunting process, means a difficult one. So it takes time, और धीरे धीरे हमें सबसे पहले 64 कोड्स को हमने डीकोड किया, पता लगाया कौन कौन से अमीनो एसिड कोड होते हैं। और जब हमने उन कोड को अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एस्पेक्ट पर स्टडी किया तो हमें रियलाइज हुआ कि कोड्स में कई यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। जेनेटिक कोड ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज एंड देयर आर 6 डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट जेनेटिक कोड का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक कोड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे पता चला, क्या है। सो लेट मी डिस्कस विद दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं कोड्स आर ट्रिपलेट। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि कोड ट्रिपलेट होते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। कोड्स आर ट्रिपलेट मीन्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म्स 1 कोड। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाएंगे, ये तय। और इसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। कुछ मतलब जेनेटिक कोड के बारे में कई अच्छी चीज़ें हैं जो हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वायरस एंड बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक सब में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए और एमआरएनए कंस्टिट्यूट 1 कोड। ठीक है, इट वाज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो, और इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर चुके हैं, जो मैंने आपको डेसिफरिंग के टाइम बताया था नीरेनबर्ग के केस में, कि जब उन्होंने एक आर्टिफिशियल आरएनए बनाकर उसका प्रोटीन सिंथेसिस करके पॉलीपेप्टाइड बनाया तो उन्होंने हर बार यही देखा कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड आर ऑलवेज 1/3 देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। तो जितने आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 90 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए बनाया था तो 30 अमीनो एसिड का ही पॉलीपेप्टाइड बना, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोड बन रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ है। और वही चीज लिखी कि इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन was 1/3 of the number of nucleotide in RNA. This is the strong evidence कि हर बार हमें पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड आरएनए से 1/3 मिलते हैं। इसका मतलब कोड ट्रिपलेट। So the very first property of genetic code that codes are always triplet without any exception. Okay? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कोड्स आर यूनिवर्सल। नाउ दिस इज अनदर यूनिक प्रॉपर्टी कि एक जेनेटिक कोड से वो कौन सा अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है या वो कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है, ये जो मीनिंग है उसका कि कोड का जो अमीनो एसिड है वो बिल्कुल यूनिवर्सल है, वो फिक्स है। ठीक है, कि सपोज AUG कोड मिथ्योनिन अमीनो एसिड कोड करता है, तो वो AUG बैक्टीरिया में हो तब भी मिथ्योनिन कोड करेगा, प्लांट में हो तब भी उससे मिथ्योनिन ही कोड होगा, और वो ह्यूमन में भी हो तब भी उससे मिथ्योनिन ही कोड होता है। एक बड़ी यूनिकनेस है और बड़ी यूनिवर्सलिटी है जेनेटिक कोड और उनके अमीनो एसिड को लेकर। तो कोड यूनिवर्सल होते हैं, दैट इज द अमीनो एसिड कोडेड बाय ईच कोडोन इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है, किस अमीनो एसिड से किस कोड से कौन सा अमीनो एसिड आएगा ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। ऑल्दो वी हैव सम रेयर एक्सेप्शन। अब रेयर एक्सेप्शन है इसमें, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी मैक्सिमम केस में ये सब सेम रहते हैं। इसका प्रूफ भी हमें मिलता है बायोटेक। हम आगे के चैप्टर में जब बायोटेक पढ़ते हैं तो वहाँ हमें प्रूफ मिलता है। बायोटेक में आज हम आर्टिफिशियली ये काम कर सकते हैं कि एक का जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। हमने ह्यूमन का इंसुलिन जीन ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया है, और वो ई कोलाई बैक्टीरिया वही इंसुलिन प्रोड्यूस करा जो ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि सेम अमीनो एसिड सेम प्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज हो रहा है इंसुलिन मान लो। तो इसका मतलब साफ है कि कोड यूनिवर्सल है। कोड यूनिवर्सल है तभी जीन ट्रांसफर करने के बाद भी प्रोटीन वही का वही बनता है। ठीक है, और यही प्रूफ है कि व्हेन अ जीन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक में, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस सेम प्रोटीन। तो सेम प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इनके कोड सेम है। तो ह्यूमन का जीन अगर बैक्टीरिया को भी दे दो तो बैक्टीरिया भी वही प्रोटीन बनाएगा जो ह्यूमन बना रहा है। देयर आर सम रेयर एक्सेप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, वहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस अलग से होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटोजोन्स में, ये प्रोटोजोन जैसे कि पैरामीशियम वगैरह है,
इनमें स्टडी हो चुकी है, इसलिए हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पैरामीशियम जैसे कुछ प्रोटोजोन्स में कुछ जेनेटिक कोड का मीनिंग डिफरेंट है, चेंज है। इसको हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से कोड का मीनिंग डिफरेंट है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोड यूनिवर्सल है और कोड ट्रिपलेट है, दो प्रॉपर्टी होगी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं, कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली डीएनए में कहो देखो, चाहे एमआरएनए में देखो, कोड में ओवरलैपिंग नहीं है। जैसे हमने कहा ट्रिपलेट कोड है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है, उसके बाद नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड अगला कोड बनाएंगे, फिर उससे अगले कोड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड का मेंबर रहता है। ठीक है, सो दे आर अरेंज्ड वन बाय वन, नॉट दे नेवर ओवरलैप्स। तो ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एक के बाद दूसरा कोड, एक कोड खत्म होगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा, फिर तीसरा स्टार्ट होगा। सो जेनेटिक कोड्स इन एमआरएनए और डीएनए प्रेजेंट वन आफ्टर द अदर। कोड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट वन आफ्टर द अदर एंड दे नेवर ओवरलैप्स, ओवरलैप नहीं करते हैं। इसको दूसरे वर्ड में कहें तो इन अदर वर्ड्स ईच न्यूक्लियोटाइड, एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है इज द मेंबर ऑफ वन कोड ओनली। एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड का मेंबर होता है, मतलब एक सेम न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम दो कोड में नहीं आता, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी में भी एक रेयर एक्सेप्शन मिला। देखिए ये जो एक्सेप्शंस हैं ये अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज कॉमन है, थोड़े बहुत कहीं कहीं किसी किसी प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है। तो यहाँ एक रेयर एक्सेप्शन क्या है कि कुछ वायरस के अंदर, इन सम वायरस, और ये दो नाम ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, 5174 एंड SV40। इन सम वायरस जेनेटिक कोड्स आर ओवरलैपिंग, इनमें कोड ओवरलैपिंग मिले हैं, वहाँ थोड़े से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग कोड का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। अब ये किस तरह से होते हैं ओवरलैपिंग? हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं आरएनए की, डीएनए की, किसी की भी, और उसमें जरा इन ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉन ओवरलैपिंग कैसे समझाया जाए। मान लो जैसे कि मैंने ये सीक्वेंस लिख रखी, कोई भी एक रैंडमली हमने एक सीक्वेंस लिख दी है। ठीक है, अगर कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है तो देखिए, अब देखिए इस तरह से सीक्वेंस है और आप इनिशियली बस 3 को कोड बनाते चलो, GAU CAA CGU, जो भी सीक्वेंस है, तो 3 का एक कोड, फिर नेक्स्ट 3 का अगला कोड, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, ये तो कहलाता है नॉन ओवरलैपिंग अरेंजमेंट, ये नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर यहाँ पर इस व्यू की बात करूं इसकी, तो ये कितने कोड का मेंबर हुआ? तो ये एक ही कोड का मेंबर है, GAU, बस। उसके बाद अगला कोड इसके आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड को ले लो, एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड का मेंबर है। ठीक है, ये वाला A है तो ये एक ही कोड का है, ये वाला A इस कोड का मेंबर है, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड अपने अपने एक ही कोड का मेंबर। ना ओवरलैपिंग कोड अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? देखिए इसी सीक्वेंस को मैंने यहाँ वापस लिख दिया। ठीक है, ये लिख रखा है। अब फर्स्ट कोड GAU है, तो वो तो देखो फर्स्ट कोड तो ये पहले 3 जो है एक कोड बन गया। अब सेकंड कोड देखो, इसमें इसके आगे से स्टार्ट हुआ है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सेकंड कोड इस A से स्टार्ट हो जाएगा, AUC ऐसे, तो ये देखो ओवरलैप हुआ। ठीक है, और अगर अपन देखें तो नेक्स्ट कोड अगर लिया जाए तो एक कोड अब यहाँ से स्टार्ट होगा, UCA। ठीक है, और अगर कोड बनाए तो देखिए अगला कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, CAA। ये देखिए, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग कोड। अब मैं अगर जैसे इस U की बात कर रहे थे तो मैं जरा इसी U की यहाँ बात करता हूँ, सेम वही सीक्वेंस। यहाँ पर ये U एक ही कोड का मेंबर था, इसमें ये U कितने कोड का मेंबर आ रहा है? देखो ये आ रहा है 3 कोड में, GAU एक कोड, AUC सेकेंड एंड UCA ये थर्ड कोड हो गया। तो यहाँ पर एक एक न्यूक्लियोटाइड एक से ज्यादा कोड का मेंबर है, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। ले देकर एडवांटेज सिर्फ इतना नजर आता है कि आप देखिए यहाँ पर 12 न्यूक्लियोटाइड से कितने कोड बने? 4। ठीक है, और यहाँ आप देखो इन 12 न्यूक्लियोटाइड से बहुत सारे कोड बन जाएंगे। तो एडवांटेज ओवरलैपिंग कोड का सिर्फ इतना रहता है कि एक लेस नंबर ऑफ, एक छोटे से डीएनए में बहुत सारे कोड आ जाएंगे जो इधर नहीं आएंगे, लेकिन इससे वर्किंग कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, इनका काम करने का तरीका अलग होता है। और ये सिर्फ कुछ वायरस, वो जो मैंने एग्जांपल बताया SP40 और 174, इसके अलावा नहीं है। सो जो ओवरलैपिंग कोडोन है, ध्यान रखिएगा, यही कॉमन है। दिस इज मोस्ट कॉमन कंडीशन। Most of the organism, almost all organisms have this kind of code, and these non-overlapping, overlapping codon are very rare.
ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरस में मिले हैं, इसके अलावा और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिले हैं, ओनली इन सम वायरस। सो कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैप नहीं करते, इस तरह से अलग अलग एक के बाद एक रहते हैं, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोड्स आर कॉमालेस। प्रॉपर्टी नंबर 4, कोड्स आर कॉमालेस। कॉमा तो आप जानते हो एक पंक्चुएशन है, कॉमा लगाया जाता है दो वर्ड के बीच में, वही कॉमा है। कॉमालेस कोड का क्या मीनिंग हुआ कि डीएनए में या एमआरएनए में जब भी कोड अरेंज होते हैं, तो मैंने अभी कहा वो ओवरलैप नहीं करते, एक के बाद अगला आता है, ठीक है, ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में दो एडजेसेंट कोड, दो पास पास जो कोड है उनके बीच में कोई कॉमा, कोई गैप या कोई और स्ट्रक्चर, किसी तरह का और पंक्चुएशन कुछ नहीं होता। ये बड़ी खास बात है। आप डीएनए निकाल लो या आरएनए निकाल लो और उसको देखो, तो उसके एक स्टैंड पर आपको लाइन से न्यूक्लियोटाइड जमे हुए दिखेंगे, और यूं देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड बन रहा है, सब एक साथ लाइन से जमे, और कोड के बीच में ऐसा कोई स्ट्रक्चर, कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन नहीं है जिससे आपको ये मालूम चलता हो कि एक कोड खत्म हो गया और अगला कोड स्टार्ट होगा, जैसे दो वर्ड के बीच में कॉमा लगाते, ऐसा कोई कॉमा नहीं होता। कॉमा लेस कोड होते, कंटिन्यूटी में होते, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी कॉमा। सो इन डीएनए और आरएनए कोड्स आर अरेंज कंटिन्यूसली अरेंज होते हैं। इन बिटवीन टू कोड्स नो गैप, नो कॉमा और नो एनी अदर पंक्चुएशन इज प्रेजेंट। किसी तरह का कोई गैप नहीं। मैंने देखो एक सीक्वेंस यहाँ पर लिखी हुई है, अब ये जो एक सीक्वेंस लिखी है, रैंडमली मैंने कोई भी सीक्वेंस लिख दी, ठीक है। अब कॉमा लेस कोड होने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये ACG है, यही सीक्वेंस है दिखा रखी, तो ये एक कोड, फिर ये नॉन ओवरलैपिंग भी दिख रहे हैं, और ACG कोड में और UAU कोड के बीच में कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूटी में है। ये तो हमने लाइन खींच के बना रखा है कि ये 3-3 कोड है। अगर आप ये हटा दो, इसको देखो सिर्फ, तो आप बता सकते हो कि इसमें कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोड बन रहा है, ऐसे नहीं पता चलता। हमेशा डीएनए में और एमआरएनए में ऐसे बीच में कहीं भी देख लोगे तो आप ये पूरी सीक्वेंस ऐसे दिखेगी, आपको मालूम नहीं चलेगा कौन सा कोड है, GUA कोड है या UAU कोड है, कौन सा है पता नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बिल्कुल स्टार्ट में आना पड़ता है और यहाँ से 3-3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं जो हमने बनाए, तब हमें कोड समझ में आते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट से देखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग से 3-3 लेंगे तो हमें कोड दिखेंगे। बीच में ऐसे रैंडमली कहीं भी देख लोगे तो आपको पहचान में नहीं आएगा कोड कौन सा है, ठीक है। लेकिन जो कोड विद कॉमा, जो कॉमा की बात चल रही है, अगर वो होता तो कैसा होता, ये तो कॉमा लेस कंडीशन है जो होती है नेचुरली, ठीक है। कोड विद कॉमा अगर होता तो क्या होता, जैसे देखो ACG, यही सीक्वेंस लिखी, ये ACG, अब बीच में कॉमा लगा दिया, फिर UAU, फिर कॉमा, फिर UCA, इस तरह से एक एक कोड के बाद इस तरह का कोई भी एक स्ट्रक्चर, कॉमा का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, कुछ भी ऐसी चीज होती जिससे हमें देखने से मालूम चल रहा है अच्छा ये एक कोड है, फिर ये एक कोड है, फिर ये एक कोड, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी डीएनए में कोई अरेंजमेंट नहीं। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कॉमा होने से आप कोड रिकॉग्नाइज कर सकते थे, कोड की बाउंड्री हो गई अब कि भाई ये एक कोड है। अभी यहाँ देखने पे नहीं मालूम चल रहा है UAU ही कोड है, क्या पता ये AUU हो, अपने को क्या मालूम कौन से 3 कोड है, वो तो स्टार्ट से देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखने में मालूम चल रहा है हाँ UAU एक कोड है, UCA ये अलग कोड है, कोड पहचान में आ रहे हैं कॉमा होने की वजह से। लेकिन इस तरह का कोई कॉमा नहीं होता। हम इतना कॉन्फिडेंटली ये कैसे कह रहे हैं, उसका हमारे पास एविडेंस है। एविडेंस हमने ये देखा कि जीन में या डीएनए में जब कभी म्यूटेशन होता है तो हमें इसका एविडेंस मिलता है। देखो कैसे, अगर मैं इसमें से कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड निकाल दूं, कभी कभी डिलीट हो जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया, तो आप देखिए जैसे एक न्यूक्लियोटाइड निकलता है, कोई सा भी निकाल दूं, तो वहां खाली जगह नहीं रहती, अगले वाले को शामिल करके कोड ऐसे चलता है। लेकिन अगर कॉमा रहता तो स्पेस वैकेंट हो जाता है, खाली जगह रहती। इसको डायग्राम से समझिए, देखिए कैसे, इसका हमें प्रूफ कहाँ मिलता है, ये देखिए मैंने इसका प्रूफ लिखा है, एविडेंस लिखा है। व्हेन एनी वन न्यूक्लियोटाइड इज एडेड और डिलीटेड इन डीएनए, डीएनए में होता है म्यूटेशन, डीएनए में अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दो या एक निकाल दो, दोनों ही केस में द एंटायर जेनेटिक कोड सीक्वेंस ऑफ जीन चेंजेस, पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एडिशन और डिलीशन। ये एक तरह का म्यूटेशन है, और ये म्यूटेशन हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं इसको। पूरी पूरी जीन की फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। देखो कैसे, ये रहा कोड, और ये बिना कॉमा वाले कोड जो है, ये मैंने डीएनए की कोई सीक्वेंस लिख दी, ठीक है, और मैंने एज्यूम कर लिया कि इसमें से ये ए जो है ये डिलीट हो गया, ए निकल गया किसी वजह से,
तो अब देखो ए निकल गया तो अब सीक्वेंस कैसे हो गई, ए जी टी तो पूरा है, फिर ये ए हट गया तो सी टी और ये जी, फिर आगे की पूरी सीक्वेंस लिखी हुई है। लेकिन जब आप कोड बनाओगे तो यहाँ पर देखो पहला वाला कोड तो वो का वही ए जी टी, सेकेंड कोड था सी ए टी, लेकिन अब हो रहा है ये सी टी जी, फिर ये जी ए जी था अब ये हो गया ए जी सी, इस तरह से ये आगे का और हो जाएगा। मतलब आप देखो यहाँ से आगे के सारे कोड चेंज हो गए, जीन का फ्रेम शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से जो कोड चेंज होते हैं इसी को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। जीन का पूरा फ्रेमवर्क चेंज, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड हटाया या इवन एक ला के जोड़ भी दो तो आगे का सारा डीएनए सारा कोड सब चेंज हो जाते हैं, पूरा प्रोटीन ही चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और ये नेचर में खूब मिलता है। ठीक है, हमने एक डिजीज पढ़ी थी थैलेसेमिया, उसमें भी यही म्यूटेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉमा होता सपोज तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। देखो कैसे, ठीक है, ये जैसे मैंने सेम यही सीक्वेंस दोबारा लिखी, बस हमने इसमें कोड के बीच बीच में कॉमा लगा दिया। अब हम यही ए यहाँ से हटाया, अब यही ए को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, तो देखो क्या हुआ, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है तो इसकी तो अपनी बाउंड्री फिक्स हो गई, इसकी भी अपनी बाउंड्री सी और ए हट गया, तो अब देखो सी और टी है, बीच का ए जो है यहाँ एक स्पेस रह गया, गैप आ गया। फिर अगला जी ए जी है, वो जी ए जी पूरा है, फिर सी ए जी, ये पूरे इसलिए क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ। अगर कॉमा लगता है तो कोई फ्रेम शिफ्ट नहीं होता, नो फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, लेकिन इस तरह का कॉमा लेस कंडीशन कभी मिलता ही नहीं है। नेचर में फ्रेम शिफ्ट मिलता है, बहुत एग्जांपल हैं। ठीक है, कॉमा लेस कोड विद कॉमा नॉट फाउंड। कॉमा लेस कंडीशन जो है ये यूनिवर्सल है, मतलब ये सब जगह एप्लीकेबल है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि इसका तो एविडेंस हमारे पास। तो कोड जो है कॉमा लेस होते हैं। कोड विद कॉमा में लिख रखा नॉट फाउंड इन एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड कंटिन्यूटी में होते हैं बिना किसी कॉमा के, और इसीलिए हम किसी भी सीक्वेंस को बीच में देखकर उसके कोड नहीं पहचान पाए। कोड रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा और 3-3 के ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। कॉमा होता तो कहीं भी पहचान लेते, हर जगह अलग अलग दिखते वो, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो हम अब तक 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ट्रिपलेट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यूनिवर्सल है, हालांकि इसमें कुछ रेयर एक्सेप्शन है। फिर तीसरा नॉन ओवरलैपिंग है, इसमें भी रेयरली कभी कभी ओवरलैपिंग है। और चौथा है कॉमालेस, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी, अगली जो 2 प्रॉपर्टीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी पूछी जाती है। नेक्स्ट वन इज कोड आर नॉन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। जेनेटिक कोड के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नॉन एम्बिगुअस कोड होते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? दिस मीन्स दैट ईच जेनेटिक कोड ऑलवेज कोड्स फॉर ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड। एक कोड एक ही टाइप का अमीनो एसिड कोड करेगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो और कहीं भी हो। मैंने कहा जैसे AUG मिथ्योनिन अमीनो एसिड कोड करते हैं, तो AUG मिथ्योनिन ही कोड करेगा। ऐसा नहीं कि ये AUG किसी और ऑर्गेनिज्म किसी और सेल में कुछ और कोड करने लग जाए, नहीं। एक कोड का जो अमीनो एसिड है वो बिल्कुल फिक्स है और वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही कोड 2 अमीनो एसिड को कोड करने लग जाए। इस एम्बिग्यूसी से बचने के लिए तो हमने ट्रिपलेट बनाए, नहीं तो अदरवाइज सिंगलेट कोड भी था। डबलेट पे भी सोचा हमने, सिंगलेट में कितने कोड हो रहे थे? 4। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अमीनो एसिड तो 20 है, कोड 4 रहेंगे तो एक एक के हिस्से में 5-5 अमीनो एसिड कोड करना पड़ेगा, तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा फिर कि कब कौन सा अमीनो एसिड लाएं। क्योंकि एक कोड अगर एक से ज्यादा अमीनो एसिड कोड करेगा तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि किस समय कौन सा अमीनो एसिड आए। फिर जब हमने डबलेट किए तब भी 16 ही हो पाया, 20 थे अमीनो एसिड, इसलिए डबलेट भी एक्सेप्ट नहीं हुए। हाँ, ज्यादा हमने एक्सेप्ट कर लिए कि भाई ट्रिपलेट होने पर 64 हो रहे, ज्यादा चलेंगे, लेकिन स्पेसिफिसिटी रहेगी कि एक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करे और उसी को हम नॉन एम्बिगुअस ही कहते हैं। सारे कोड नॉन एम्बिगुअस, उनका अपना अपना अमीनो एसिड फिक्स है और वो एक ही अमीनो एसिड कोड करते हैं, दूसरा नहीं करते। एक एक्सेप्शन है, वो भी बहुत रेयर, वो मैंने लिख रखा है। एक कोड होता है ये GUG, अच्छी तरह से याद रखिएगा, उस क्वेश्चन भी आ चुका है। GUG कोड, इसको बोलते हैं एम्बिगुअस कोड। बाकी सारे नॉन एम्बिगुअस है। जो भी 64 में से एक हटा दो, 63 जो भी है, ये एक कोड को एम्बिगुअस माना जाता है। लेकिन इसकी एम्बिग्विटी ऐसी नहीं है कि आपको बड़ी परेशानी हो जाए इससे, आप समझिएगा इसको। GUG जो होता है ये हमेशा वैलिन अमीनो एसिड कोड करता है।
GUG कोड्स फॉर वेलिन अमीनो एसिड, ये है वेलिन अमीनो एसिड का कोड, समझ गए, ठीक है। लेकिन बट व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन इन mRNA, अगर कभी ये mRNA में पहले नंबर पर आ गया, फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, mRNA में अगर ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, देन इट कोड्स फॉर मिथियोनिन। बस ये एक स्पेशल कंडीशन है कि GUG वेलिन को कोड करता है और कहीं भी हो वेलिन ही कोड करता है। बस केवल एक ही रेयर कंडीशन है कि अगर कभी ये mRNA में पहले नंबर पर आ जाए तो उस वक्त फिर ये वेलिन कोड नहीं करके मिथियोनिन कोड करता है। यहाँ एम्बिग्युइटी है, लेकिन ये भी पोजीशन बेस्ड है, इस वजह से दिक्कत नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि GUG कहीं भी आया तो कभी तो उसने मिथियोनिन कोड कर दिया और कभी वेलिन, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है, GUG वेलिन ही कोड करता है। पोजीशन फिक्स है कि अगर कभी फर्स्ट नंबर पर आया तो मिथियोनिन कोड करेगा, अदरवाइज बाकी हर जगह वेलिन ही कोड करता है। तो इतनी एम्बिग्युइटी नहीं है इसमें, तो काम चलता है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो इस चीज को समझिएगा। वैसे आगे हम अभी ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहाँ और डिटेल में बात करेंगे। नेचर ने प्रोटीन सिंथेसिस को लेकर कुछ स्टैंडर्ड रूल बना रखे हैं, और नेचर में एक बड़ा अच्छा रूल है कि दुनिया का कोई सा भी प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टार्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना जब शुरू होती है, तो नेचर ने फिक्स कर रखा है कि फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन ही लगाना है। उसका रीजन है, आगे बताऊंगा मैं ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो नेचुरली ये बिल्कुल फिक्स कर रखा है, एक तरह से नेचर ने डिसाइड कर रखा है कि जब भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस शुरू करेंगे तो पहला तो मिथियोनिन ही लाना है, ठीक है। अब आप देखिए, इसीलिए नेचर में मिथियोनिन के लिए एक ही कोड है और वो है AUG, और इसीलिए AUG कोड ही हर mRNA में पहले नंबर पर होता है। 99.999% केसेस में mRNA का फर्स्ट कोड हमेशा क्या रहता है, AUG। कारण कि AUG से मिथियोनिन कोड होता है, क्योंकि नेचर ने तय कर रखा है कि पहला तो अमीनो एसिड मिथियोनिन ही लाना है, इसलिए उस मिथियोनिन के कोड को ही हमेशा फर्स्ट नंबर पर रखते हैं, AUG को। और रेयर से रेयर, एक्सट्रीम रेयर केस में कभी कभी, वो भी प्रोकैरियोट्स में हमें दिखा है कि कभी कभी AUG की जगह वहां फर्स्ट नंबर पर GUG आ जाता है, ये GUG। तो भी नेचर अपना रूल नहीं बदलती, और भले GUG भी आ गया तो उस वक्त तो GUG को भी क्या कोड करना पड़ेगा, मिथियोनिन, क्योंकि ये तय कर रखा है कि फर्स्ट अमीनो एसिड तो मिथियोनिन ही लाना है। इसलिए GUG फर्स्ट नंबर पर भी आ जाता है तो फिर वो वेलिन कोड ना करके उस वक्त वो क्या कोड करता है, मिथियोनिन। ये आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट अमीनो एसिड इन एवरी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज बीइंग प्लेस्ड एज मिथियोनिन, और इसीलिए मिथियोनिन का ही कोड फर्स्ट नंबर पर होता है, AUG। AUG को इसलिए हम इनिशिएशन कोडोन कहते हैं, बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन अगर कभी रेयरली AUG की जगह GUG आ जाता है रेयर केस में, तो GUG अपना वेलिन कोड नहीं करके रूल फॉलो करते हुए मिथियोनिन कोड करता है। लेकिन इस एम्बिग्युइटी से प्रोटीन सिंथेसिस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन बेस्ड है, फर्स्ट पोजीशन पर ही ऐसी है। अदरवाइज इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि GUG मिथियोनिन कोड करे, वो हमेशा वेलिन ही कोड करेगा। और ध्यान रखिए, मिथियोनिन का कोड GUG नहीं माना जाएगा, मिथियोनिन का एक ही कोड है, AUG। ये तो चांस की बात है कि फर्स्ट पोजीशन पर आ जाने की वजह से ये कोड कर रहा है, अदरवाइज GUG वेलिन का कोड है, ध्यान रहेगा। तो इस एक कंडीशन को छोड़ दें तो बाकी कोड नॉन एम्बिगुअस है। कोड को देखकर आप अमीनो एसिड पहचान सकते हो कि कोड पढ़ा और तुरंत तय कर सकते हो कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा, क्योंकि एक कोड एक ही टाइप का अमीनो एसिड कोड करता है, समझ गए। लेकिन इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी, उसके साथ इसको कंपेयर करना प्रॉपरली। नेक्स्ट जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं वो है कोड शोज डीजेनरेसी। इसी में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आता है। डीजेनरेसी कहा जाता है जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट, दे शोज डीजेनरेसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी? डीजेनरेसी का क्या मीनिंग है? एन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोड। अब जरा नॉन एम्बिग्युइटी ऑफ डीजेनरेसी को फिर से सुनिए। नॉन एम्बिग्युइटी क्या है? ईच कोड ऑलवेज कोड फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड। एक कोड एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये तो है नॉन एम्बिग्युइटी। लेकिन एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड से कोड किए जा सकते हैं, ये है डीजेनरेसी। अब यही समझने वाली बात है कि एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा, वो नॉन एम्बिग्युइटी है।
एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड। क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो कारण देखिए, हमारे पास टोटल कोड है कितने? 64 कोड बने टोटल, ठीक है। लेकिन आपको अमीनो एसिड कितने कोड करवाने हैं? अमीनो एसिड जो कोड होने वो तो 20। अब 20 अमीनो एसिड कोड करने हैं, और अगर हम ये रूल बना दें कि भैया एक अमीनो एसिड का एक ही कोड होगा, तो 20 अमीनो एसिड में काम पूरा हो जाएगा। अब बचे हुए क्या करेंगे फिर? इसीलिए ये रूल तो बनाया गया कि एक कोड एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा। कोड अपनी तरफ से ईमानदार है, लेकिन साथ में ये रिलैक्सेशन दिया गया कि क्योंकि 64 कोड हैं, तो अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, कि एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड अवेलेबल हो सकते हैं। हालांकि हर कोड एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा। इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, पूरे आपके 20 अमीनो एसिड में केवल 2 अमीनो एसिड, ओनली 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका एक एक कोड होता है, सिंगल सिंगल कोड। और ये दो नाम ध्यान रखिएगा, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन ये दो ऐसे अमीनो एसिड है जिनका एक एक ही कोड होता है। मेथियोनिन का AUG, ट्रिप्टोफैन का UGG, याद भी रखिएगा। अब कंफ्यूज मत होना कि अभी तो आपने कहा था कि GUG भी मेथियोनिन कोड करता है। GUG मेथियोनिन का कोड नहीं है, वो उस पोजीशन की वजह से कोड कर रहा है, अदरवाइज GUG वेलिन का कोड है। मेथियोनिन का तो एक ही कोड है AUG, ट्रिप्टोफैन का भी एक ही कोड है UGG। इन दो अमीनो एसिड को छोड़कर बचे हुए जो 18 अमीनो एसिड हैं, उनके सबके एक से ज्यादा कोड है। रेस्ट ऑफ 18 अमीनो एसिड है मोर देन 1 कोड। और ये नंबर कितना है? 2 से लेकर 6 तक भी है। मतलब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 2-2 कोड है, कुछ अमीनो एसिड के 4-4 भी हैं, कुछ के 6-6 भी हैं। भाई 64 है ना, ऑलमोस्ट 3 टाइम से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। केवल इन 2 अमीनो एसिड को छोड़ दें जिनका एक एक कोड होता है, बाकी सब 18 अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोड 6-6 मिले हैं। 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 6-6 कोड हैं, और ये 3 अमीनो एसिड जिनके सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड है ल्यूसीन, सीरीन एंड आर्जिनिन। ये जो 3 अमीनो एसिड होते हैं, इनके दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड 6 कोड, और ईच वन हैव 6 कोड। हर एक का एक एक के 6-6 कोड है। मतलब इन ल्यूसीन, सीरीन और आर्जिनिन, इन तीनों के 18 कोड हो गए। 6 एक के हैं तो 6-6-6 18 कोड तो इन तीनों के ही, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, बाकी मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 6 है। बाकी जो दूसरे अमीनो एसिड है उनके किसी के 2-4 अलग अलग नंबर हो सकते। वो आप जब चेकर बोर्ड मैंने आपको बताया था उसमें आप NCERT में भी देखिएगा, तो किसी के 2 कोड हैं, किसी के 4 भी हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे, अब आप देखिएगा, कोड CCC, CCU, CCA एंड CCG, ये 4 कोड है, और ये सब एक ही अमीनो एसिड प्रोलीन को कोड करते हैं। ऐसे UUU एंड UUC फिनाइलएलेनिन को कोड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रोलीन के लिए 4 कोड, ये डिजेनरेसी। अब जरा एम्बिग्युएसी, नॉन एम्बिग्युएसी और डिजेनरेसी को एक साथ देखते हैं। मैं अगर ये कहता हूं कि कोड CCC ऑलवेज कोड फॉर प्रोलीन, नन अदर एनी अमीनो एसिड, तो ये हुआ नॉन एम्बिग्युएसी, कि CCC कोड हमेशा प्रोलीन ही कोड करता है, किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, ये है नॉन एम्बिग्युएसी। लेकिन प्रोलीन इसके अलावा 3 और कोड से कोड किया जा सकता है। प्रोलीन के टोटल 4 कोड होते हैं, ये है डिजेनरेसी। इस तरह से समझिए कि ये कोड अपनी तरफ से ईमानदार है कि ये सिर्फ प्रोलीन कोड करेगा, लेकिन प्रोलीन कोड के प्रति ईमानदार नहीं। प्रोलीन तो बाकी और से भी कोडित हो जाएगा। प्रोलीन 4 से कोड किया जा सकता है, तो प्रोलीन 4 से कोड होता है डिजेनरेसी। CCC सिर्फ प्रोलीन कोड करता है, नॉन एम्बिग्युएसी। समझ गए? दोनों को ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में इनके ऑप्शन, इसके स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना। जब लिखा जाए कि एन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोड, तो ये डिजेनरेसी है। जब ये लिखा जाए कि अ कोड विल ऑलवेज कोड फॉर 1 पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो ये नॉन एम्बिग्युएसी होती है। समझ में आ गई बात? एक और चीज अब देखिएगा, हम इस डिजेनरेसी में अक्सर ये देखते हैं, आपको भले NCERT में टेबल भी देख सकते हैं, ये मैंने लिख भी रखे। अक्सर का है, मैक्सिमम केस में, नॉट इन ऑल केस। मैक्सिमम केस में हमने देखा है कि जो जो कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, वो अक्सर उनके केवल 3rd नंबर पर डिफर करते हैं, 3rd बेस से डिफर करते हैं। देखो CCC, CCU, CCA, CCG, तो केवल वो कौन से नंबर पर डिफर कर रहे हैं? 3rd नंबर। UUU, UUC, पहला और दूसरा बेस जो है वो सेम रहता है।
and in most of the cases all those codes which codes for same amino acid differs only at third base and their first two base are same. Most of the cases, all case की बात नहीं कर रहा. What does it indicate? इससे क्या पता चला? इससे ये मालूम चला कि in genetic code the specific, this indicates that the specificity of genetic code depends on first two base. जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे जेनेटिक कोड जिनके पहले दो बेस सेम हैं और जो थर्ड बेस में डिफर करते हैं वो यूजुअली एक ही अमीनो एसिड को कोड कर लेते हैं. तो जेनेटिक कोड की स्पेसिफिसिटी फर्स्ट टू बेस से डिसाइड हो जाती है और अगर कोई दो कोड जो केवल थर्ड बेस पे डिफर करते हैं दे कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड. और ये जो थर्ड बेस होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या इसका डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. और इस थर्ड बेस को हम वोबल बेस कहते हैं. इसीलिए वोबल मीन्स जो टेम्परेरी एक वाइब्रेंट टाइप का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए कहा जा सकता है. ठीक है. यानी कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑल दोज कोड्स विच कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं डिफर्स ओनली एट थर्ड बेस एंड डिफर्स ओनली एट थर्ड बेस. जो सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं ज़्यादातर केस में वो केवल थर्ड बेस पे डिफर करते हैं एंड दे रिमेन सेम एट फर्स्ट टू बेस. फर्स्ट और सेकेंड बेस पर सेम रहते हैं, थर्ड बेस पे मेनली वो डिफर करते हैं एंड दिस थर्ड बेस इज एक्चुअली कॉल्ड वोबल बेस. ठीक है. ये थर्ड बेस वोबल बेस कहलाता है. तो इस तरह का जेनेटिक कोड के अंदर काफ़ी मिल जाएगा. जो जेनेटिक कोड की जो डीजेनरेसी की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये चीज़ दिखेगी. ठीक है. क्योंकि अब देखिए कोड ज़्यादा है अमीनो एसिड कम है तो ऐसे केस में ऐसा होगा कि एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड होंगे. दैट इज सो कॉल्ड डीजेनरेसी. ठीक है. अब इसके अंदर भी हमने देखा कि जो जो कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं वो ज़्यादातर केस में अपने पहली दो पोजीशन पर सेम होते हैं और जो वो केवल थर्ड बेस पे डिफर करते हैं. ठीक है. और ये थर्ड बेस हम वोबल बेस कहते हैं. इसी कंक्लूजन में हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड का जो अमीनो एसिड की जो स्पेसिफिसिटी है वो फर्स्ट बेस से ही डिसाइड हो जाती है. थर्ड बेस अगर अलग अलग भी है तो भी वो दोनों कोड जो हैं एक ही अमीनो एसिड कोड कर लेंगे. ठीक है. तो ये ज़्यादातर केस में हमने जेनेटिक कोड में देखा. तो इस तरह से ये तो थी हमारी जेनेटिक कोड के कुल मिलाकर के 6 प्रॉपर्टीज़. ठीक है. तो जो 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी कि कोड ट्रिपलेट हैं, कोड यूनिवर्सल हैं, कोड नॉन ओवरलैपिंग हैं, कोड कॉमालेस हैं. ठीक है. कोड जो है नॉन एम्बिगुअस हैं और डीजेनरेसी. ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए. तो जेनेटिक कोड किस तरह से डिस्कवर हुए और उसके बाद उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं. अच्छा, जेनेटिक कोड के बारे में कुछ स्पेसिफिसिटी और है, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स और बनाए गए हैं. ठीक है. इनमें दो आते हैं, एक तो इनिशिएशन कोडोन और एक टर्मिनेशन कोड. मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये चीज़ ध्यान रखना प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने और एंड करने के लिए कुछ कोड स्पेसिफाई किए गए हैं. एक्चुअली हम वो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में देखेंगे कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पहला कोड फिक्स करना पड़ता है क्योंकि राइबोसोम और टीआरएनए और ये सब मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. वो मैकेनिज्म आप देख पाएंगे कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कोड है उसको रिकॉग्नाइज करना संभव नहीं क्योंकि उस समय राइबोसोम आके बाइंड हो ही रहा होता है. तो नेचर ने क्या किया कि स्टार्टिंग कोडोन फिक्स कर दिया. ठीक है. कि फर्स्ट कोड तो फिक्स कर दो और फर्स्ट अमीनो एसिड भी फिक्स हो गया. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की शुरुआत हमेशा एक फिक्स मिथ्योनिन अमीनो एसिड से होती है और इसी तरह से प्रोसेस को एंड करने के लिए भी कुछ कोड फिक्स कर दिए गए कि ये आएंगे इसका मतलब एंड करना. तो ये जो कोड है इनको हम कंपैरेटिवली अगर लेते हैं इनिशिएशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन. ठीक है. इनिशिएशन टर्मिनेशन ये साइट स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिजाइन किए. तो आपके जो टोटल 64 कोड है उन्हीं में ही ये इंक्लूडेड है. ठीक है. इनिशिएशन कोडोन की अगर हम पहले बात करें, ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन, ये हमेशा एमआरएनए में फर्स्ट पोजीशन पर मिलेगा. ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन मतलब 5 एंड, एमआरएनए 5 to 3 रहता है तो 5 एंड की फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा ये मिलेगा. ठीक है. और इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. इसका होना जरूरी, यही इनिशिएट करेगा और इसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करना होता क्योंकि ये सब में फिक्स कर रखा है. और वो आपको ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में भी समझ में आएगा कि पहला कोड क्यों फिक्स किया गया, क्योंकि पहले कोड के टाइम कॉम्प्लेक्स अभी बन ही रहा होता है, राइबोसोम भी आ रहे, टीआरएनए, तो वहाँ रीडिंग करना पॉसिबल नहीं होता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता. तो एक पहले को फिक्स कर दिया भाई तुम्हें तो आना ही आना है. ठीक है. और ये जो फर्स्ट कोड है ये होता है AUG. ये होता है AUG और रेयरली कभी कभार AUG की जगह GUG आ जाए. ठीक है.
AUG जो होता है वो मिथ्योनिन अमीनो एसिड कोड करता है। इसका मतलब फर्स्ट कोड AUG रहेगा, इनिशिएशन कोडोन, और ये हमेशा मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। ठीक है, तो मिथ्योनिन हमेशा, कोई भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो, फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही लगेगा। नेचर ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि पहला तो मिथ्योनिन ही आना है। अगर बाद में, अब जैसे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद प्रोटीन बनेगा, अभी तो पॉलीपेप्टाइड इज नॉट एग्जैक्टली प्रोटीन, उसमें चेंजेस हों। तो नेचर में ये सिस्टम है, हर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट मिथ्योनिन ही लगेगा। अब अगर आपके प्रोटीन में फर्स्ट में मिथ्योनिन नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड की सीक्वेंस ही तो प्रोटीन के टाइप्स बनेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेचर के सारे प्रोटीन में फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही हो, नहीं। लेकिन सिंथेसिस में तो मिथ्योनिन ही लगेगा। लगने के बाद जब पॉलीपेप्टाइड बन जाए उसके बाद आप इस मिथ्योनिन को हटा सकते हैं, वो प्रोसेसिंग का पार्ट ही सब ट्रांसलेशन में आएगा। लेकिन स्टार्ट हमेशा मिथ्योनिन से ही होगा, और मिथ्योनिन का कोड जो AUG है वही हमारा इनिशिएशन कोडोन होता है। अगर कभी रेयरली यूँ कहें कि AUG की बजाय GUG भी आ जाए तो भी रूल चेंज नहीं होगा, आएगा तो मिथ्योनिन ही। मैंने ये चीज़ आपको एम्बिग्यूसी में बताई थी, इसीलिए GUG को एम्बिग्यूस कोड कहा गया। GUG जो होता है वैसे तो वैलिन कोड करता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है तो हमारा रूल क्लियर है कि फर्स्ट तो मिथ्योनिन ही लाना है, तो फिर ये GUG भी मिथ्योनिन ही लाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जितने भी mRNA बनेंगे उसका फर्स्ट कोड इनिशिएशन कोडोन होगा, और 99.99% केसेस में वो AUG कोड होगा, रेयरली कभी GUG हो। और जब पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा तो इस AUG से फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही आएगा, ये फिक्स होगा। इसको फिक्स कर रखा है, इसलिए इसको कभी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी तो हर कोड रिकॉग्नाइज होंगे, राइबोसोम और TRNA तो रिकॉग्नाइज करेंगे, वो मैकेनिज्म ट्रांसलेशन में आएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, ये तो पहले फिक्स है। जैसे क्लास में जिसका रोल नंबर 1 होता है उसको पता है कि अगर रोल नंबर वाइज बुलाएंगे तो मुझे जाना ही है बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल उसी तरह से ये फर्स्ट नंबर पर ही आएगा। तो ये तो इनिशिएशन के लिए होते हैं। अब उसके बाद में टर्मिनेशन कोड हो, ठीक है। कुछ कोड ऐसे बनाए गए हैं जिनको बिल्कुल लास्ट में रखा जाता है, जैसे फुल स्टॉप होता है ना, सेंटेंस खत्म होता है, उस तरह से ये फुल स्टॉप की तरह। और ये कोड कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते। जब अमीनो एसिड कोड नहीं करते तो इनके लिए TRNA भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो कोड अमीनो एसिड कोड करता है उसके लिए TRNA होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, TRNA के अंदर के एंटी कोडोन आर्म होते हैं और वो जेनेटिक कोड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और तभी TRNA जब अमीनो एसिड लेके आता है तो अपने उस एंटी कोडोन आर्म से वो जेनेटिक कोड पर आकर के बाइंड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो एडेप्टर की तरह के आके लग जाता है, इसीलिए TRNA को एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो TRNA पर एंटी कोडोन होते हैं, लेकिन कुछ कोड ऐसे रखे गए जिनसे कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करवाना, बल्कि उनको देख लिया मतलब काम खत्म करना है, स्टॉपेज का सिग्नल है, ठीक है। इनको टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं, इनको स्टॉप कोडोन भी कहते हैं, और इनको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि इससे कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होता, ये कोई काम नहीं करते, इनके लिए TRNA भी नहीं होता, और ये लास्ट में होते हैं, ठीक है। स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, ऑलवेज प्रेजेंट एट लास्ट पोजीशन इन mRNA एट थर्ड एंड। mRNA के थर्ड एंड पर, फिफ्थ एंड पर इनिशिएशन कोडोन, थर्ड एंड पर क्या होगा, टर्मिनेशन कोडोन लास्ट में, ठीक है। दे नेवर कोड्स फॉर एनी अमीनो एसिड एंड हेल्प्स इन टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते हैं, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को टर्मिनेट करने में, एंड करने में हेल्प करते हैं। ये इनिशिएट करता है, ये एंड करता है, जस्ट लाइक फुल स्टॉप, ठीक है। सो दे आर नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी TRNA, दे हैव नो TRNA, कोई TRNA नहीं होता, न कभी ये TRNA से रिकॉग्नाइज होते हैं। जब ये आ जाते हैं, वैसे तो ये लास्ट में होते हैं, और अगर कभी गलती से बीच में भी आ गए, जहां भी आ गए स्टॉप कोडोन, तो वहीं पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, तो ये स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और ये कुल मिलाकर 3 टाइप्स के हैं, हालांकि तीनों एक साथ नहीं होते हैं, इन एन mRNA एनी वन विल प्रेजेंट, बट ये 3 कौन कौन से हैं, UAA, UAG एंड UGA, ये याद रखिएगा बिल्कुल, UAA, UAG, UGA, और इनके 3 नाम दिए गए हैं। UAA को ओकर कहते हैं, UAG अंबर एंड UGA ओपल, ओकर, अंबर, ओपल, ठीक है। और ये नाम ध्यान रखना किसका कौन सा नाम है। देयर आर 3 स्टॉप कोडोन, एनी वन विल फाउंड इन एन mRNA एट लास्ट, mRNA के एंड में, जब पूरी सीक्वेंस खत्म हो गई, थर्ड एंड पर लास्ट में एक स्टॉप कोडोन होता है, जिससे कि प्रोसेस खत्म हो जाए। अगर कभी गलती से बीच में स्टॉप कोडोन आ गया, गलती मतलब म्यूटेशंस, तो बीच में रुक जाएगा। स्टॉप कोडोन जहाँ है वही रुक जाना है, क्योंकि उससे कोई न TRNA आएगा न अमीनो एसिड आएगा, तो काम वही खत्म हो जाता। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए ये कुछ कोड स्पेसिफाइड हैं। इनिशिएशन कोडोन AUG, कोड्स फॉर मिथ्योनिन, रेयरली इट मे बी GUG, बट कोड्स फॉर मिथ्योनिन। टर्मिनेशन कोडोन 3 है, UAA, UAG एंड UGA, and they codes for, so they codes for no amino acid
एंड दे स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है, अब आप देखिए 64 टोटल हमारे कोड थे। अगर मैं अब आपको पूछूं कि इफेक्टिवली अमीनो एसिड के लिए कितने कोड अवेलेबल हुए, तो 3 तो हटाने पड़ेंगे, ये तो स्टॉप कोडन हो गए। तो 61 कोड ही अवेलेबल है। फॉर 20 अमीनो एसिड वी हैव एक्चुअली 61 कोड एंड देयर आर 3 स्टॉप कोडन, एनी वन विल प्रेजेंट इन एन एमआरएनए। इन स्टॉप कोडन को लेकर कुछ एक्सेप्शंस हैं। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल एक प्रॉपर्टी बताई थी, तब मैंने लिखा था एक्सेप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया, पैरामीशियम जैसे प्रोटोजोन में एक्सेप्शन है, कुछ कोड का मीनिंग डिफरेंट है, वो स्टॉप कोडन से रिलेटेड। तो स्टॉप कोडन के कुछ एक्सेप्शंस भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमने कहा कि 10 फॉर 20 अमीनो एसिड देयर आर 60 कोड, 61 कोड्स, ओके। ठीक है, नाउ सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, लाइक सबसे पहले तो पैरामीशियम। पैरामीशियम में UAA और UGA ये दोनों स्टॉप कोडन नहीं होते। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में ये स्टॉप कोडन है, 3 है, 3 में से 2 हैं ये, लेकिन ये दोनों दे आर नॉट स्टॉप कोडन एंड दे कोड्स फॉर अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड कोड करते हैं, वो भी कौन सा अमीनो एसिड? ग्लूटामिक एसिड। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ जेनेटिक कोड की यूनिवर्सलिटी खत्म हो गई, एक्सेप्शंस। पैरामीशियम में ये दोनों स्टॉप कोडन नहीं है, ये ग्लूटामिक एसिड कोड करते हैं, UAA और UGA। तो पैरामीशियम में इसका मतलब स्टॉप कोडन कितना हुआ? एक ही रह गया। UAA UGA नहीं है, UAG जो है तीसरा वाला, बस वो बचेगा, एक ही रह गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी UGA जो है, दिस इज नॉट ए स्टॉप कोडन एंड इट कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन। माइटोकॉन्ड्रिया में UGA स्टॉप कोडन नहीं है, बल्कि ये ट्रिप्टोफैन कोड करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ऐसे कोड और हैं, AGA एंड AGG। ये दोनों स्टॉप कोडन की तरह काम करते हैं, दे आर न्यू स्टॉप कोडन ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में ये अर्जिनिन कोड करते हैं, दे कोड फॉर अर्जिनिन ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों अर्जिनिन कोड नहीं करते, बल्कि ये स्टॉप कोडन की तरह बिहेव करते हैं। समझ में आ गई? ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं। तो अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टॉप कोडन इन पैरामीशियम? ओनली 1, क्योंकि 3 में से भी ये 2 तो काम कर रहे हैं, एक ही। एंड हाउ मेनी स्टॉप कोडन इन माइटोकॉन्ड्रिया नाउ? माइटोकॉन्ड्रिया में कितने हो गए? वो जो 3 थे उसमें से 1 तो काम कर रहा है, तो 2 तो वो बचे हैं और 2 नए आ गए। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने? 4 स्टॉप कोडन हो गए। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल केस है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो स्टडी हो चुकी है इसलिए हमें पता है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज स्टॉप कोडन सारे ऑर्गेनिज्म में 3 हैं और 61 कोड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड के लिए अवेलेबल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये कोड की स्पेसिफिसिटी और ध्यान रखिएगा, इनिशिएशन टर्मिनेशन। अच्छा, अब लास्ट में एक और चीज़ देखिए, जेनेटिक कोड के बारे में एक छोटी सी चीज़ और लेते हैं हम। अब ये तो क्लियर हो गया कि 61 कोड हैं और 20 अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड कौन कैरी करता है? लेके कौन आएगा? टीआरएनए। टीआरएनए लाएगा, राइबोसोम में एंटर होगा और एमआरएनए राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स है अंदर आएगा और वो आकर के एमआरएनए के कोड से पेयरिंग करता है। कौन? टीआरएनए। टीआरएनए आकर एमआरएनए के कोड पर खड़ा हो जाता है, स्टैंड हो जाता है और अपने एंटीकोडोन से पेयरिंग करता है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर आकर बाइंड कर जाता है, फिर राइबोसोम उस टीआरएनए का अमीनो एसिड ले लेता है और फिर टीआरएनए चला जाता है। ये प्रोसेस ट्रांसलेशन का जो मैं आगे बताऊंगा, अभी जस्ट इसके बाद का टॉपिक है। इसमें मेन बात ये है, देखो कि जितने भी कोड हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनसे बाइंड होने के लिए टीआरएनए, और टीआरएनए अपने एंटीकोडोन से जेनेटिक कोड से बाइंड होगा। सो हाउ मेनी कोड वी हैव फॉर 20 अमीनो एसिड? 61। अब अगर आपसे कोई पूछे सो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए शुड बी देयर इन ए सेल, कि सेल में टीआरएनए कितने टाइप के होने चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 61 कोड हैं तो 61 ही एंटीकोडोन होंगे, तभी तो वो उनसे आके पेयरिंग करेंगे। और 61 टाइप के अगर एंटीकोडोन हैं तो टीआरएनए भी 61 टाइप के हुए। तो जनरली एक सेल में 61 टाइप के टीआरएनए होने चाहिए, जो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड लाएंगे और वो 61 कोड पर आकर के पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अ सेल शुड हैव 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए विद 61 टाइप्स ऑफ एंटीकोडोन। यहाँ तक बात समझ में आई? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसमें एक बड़ा अच्छी खास बात और हमें मिली। कुछ सेल्स हमें ऐसे दिखाई दी जहाँ हमने देखा कि सेल में 61 टाइप के टीआरएनए नहीं है, टीआरएनए आर लेस देन 61, बट उस सेल के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं और प्रोटीन सिंथेसिस भी आराम से चल रहा है। अगर 61 टाइप से कम टीआरएनए हैं तो उस सेल के अंदर सारे जेनेटिक कोड को कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस अगर नॉर्मल हो रहा है उसमें तो कुछ तो बात है, और सेल लेस नंबर ऑफ टीआरएनए, लेस टाइप ऑफ टीआरएनए को कैसे मैनेज कर लेती?
हाउ ए सेल मैनेज दीज थिंग्स। ठीक है, ये चीज जो है आगे वर्कआउट की गई जब सेल में 61 से कम टाइप के टीआरएनए मिले। हम तो ये मान के चल रहे थे कि सेल में मिनिमम 61 टाइप के टीआरएनए होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन कुछ सेल्स में कम मिले। और ये वर्कआउट किया क्रिक ने, वही वाटसन और क्रिक में जो क्रिक थे, क्रिक ने, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, वॉबल हाइपोथेसिस। अभी हमने वॉबली बेस कहा था, उस थर्ड बेस को हमने कहा था वॉबल बेस, डीजेनरेसी, उसी से ही रिलेटेड है। तो एक छोटा सा पार्ट और हम यहाँ पर लेंगे, वॉबल हाइपोथेसिस जो क्रिक ने दी थी। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, देयर आर 61 टाइप्स ऑफ कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड, राइट? So there must be 61 type of anticodon or tRNA in cell to recognize 61 codes. 61 कोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए 61 tRNA होने चाहिए, 61 टाइप के। But in many cells, it has been observed that types of tRNA are less than 61 and still protein synthesis occurs normally. 61 से कम होने के बाद भी normally protein synthesis हो रहा है। ठीक है, the existence of less types of tRNA, less number of tRNA, or you can say the economy of tRNA was explained by Wobble hypothesis. कैसे लेस नंबर ऑफ tRNA के बावजूद भी नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है और सारे कोड रिकॉग्नाइज भी हो जाते हैं, जबकि tRNA रिक्वायर्ड 61 से कम है। इस चीज को क्रिक ने एक्सप्लेन किया थ्रू वॉबल हाइपोथेसिस। अब उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही, वॉबल बेस लिया, हमने क्या कहा था, बहुत से ऐसे कोड हैं जिनके फर्स्ट टू बेस सेम है और वो थर्ड बेस में डिफर करते हैं, और उस थर्ड बेस को हमने क्या कहा था, वॉबल बेस। और ये जो कोड हैं जो केवल थर्ड बेस में डिफर कर रहे हैं, फर्स्ट टू बेस में सेम है, ये सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ये वॉबल बेस था। अब क्रिक कहते हैं कि सेल ने यहाँ पर एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ली और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो अब कम टीआरएनए से भी काम चला लेती है। सेल में क्या होता है, वो सारे जेनेटिक कोड जो सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं और अपनी पहली दो पोजीशन में सेम भी हैं, केवल थर्ड बेस में डिफर करते हैं वॉबल बेस में, उन कोड को सेल एक ही कॉमन टीआरएनए से रिकॉग्नाइज कर लेती है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, टीआरएनए जब आकर कोड पर बाइंड होता है तो टीआरएनए में एंटीकोडोन है, वो भी ट्रिपलेट है और कोड भी ट्रिपलेट है, तो उनके एक एक बेस तीनों से पेयरिंग कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन होगा क्या, अगर मान लो ऐसे कोई कोड हैं जिनका थर्ड बेस डिफर कर रहा, पहले दो बेस सेम है, तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें एक ही टीआरएनए से आप सबको अगर आप रिकॉग्नाइज करवाओ तो क्या होगा, वो टीआरएनए जब आकर उन पर लगेगा तो पहले दो पोजीशन से तो बाइंड कर जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी ना, पहले दो पोजीशन तो सेम है, और थर्ड बेस पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहां एक फ्लेक्सिबिलिटी ली गई कि अगर कोई टीआरएनए कोड पर आकर खड़ा हो और वो पहली दो पोजीशन से बाइंड कर पा रहा हो और थर्ड बेस पर नहीं कर पा रहा हो, तो भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो टीआरएनए वहां समहाउ मैनेज हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा और अपना अमीनो एसिड दे देगा। ठीक है, सो ऑल दोज कोड्स व्हिच हैव फर्स्ट टू बेस सेम एंड डिफर ओनली इन थर्ड बेस एंड दे ऑल कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड मस्ट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉमन टीआरएनए। इन सबको एक ही टीआरएनए से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ कि मान लो चार कोड मिलकर के एक ही अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, तो चार अलग अलग टीआरएनए के बजाय एक ही टीआरएनए से चारों को रिकॉग्नाइज कर लें, तो लेस नंबर ऑफ टीआरएनए में काम चल जाएगा। क्रिक इस चीज को समझाते हैं, वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू वॉबल हाइपोथेसिस ऑल दोज कोड्स व्हिच कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड एंड डिफर्स ओनली एट थर्ड बेस, जो केवल थर्ड बेस में डिफर करता है, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए कॉमन टीआरएनए। ये खास बात है, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए कॉमन टीआरएनए। ठीक है, thus a cell can manage protein synthesis with less types of tRNA, ये लेस टाइप ऑफ टीआरएनए से मैनेज कर ले। ऐसे में वो टीआरएनए जब कोड पर बाइंड होगा तो कितनी पोजीशन से बाइंड हो जाएगा, तीन में से दो पोजीशन पे बाइंड हो जाएगा, थर्ड पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पेयरिंग नहीं होगी और तब भी काम चल जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, UUU कोड एंड UUC कोड, ये दोनों फिनाइल एलेनिन कोड करते हैं। टू कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड एंड that differs only at third base। तो ये देखा गया है कि both codes can be recognized by a common tRNA। ये एक ही tRNA से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं with AAG एंटीकोडोन। AAG एंटीकोडोन वाला जो tRNA है वो इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये tRNA फिनाइल एलेनिन लेके आता है और दोनों फिनाइल एलेनिन ही कोड कर रहे हैं। अब
AAG एंटीकोडोन है, आप खुद देखिए AAG एंटीकोडोन वाला कौन से कोड से, तो तीनों पोजीशन से जुड़ जाएगा, तीनों बेस से। AAG का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ, UUC, तो UUC कोड जो है उससे तो ये वाला एंटीकोडोन तीनों पोजीशन से बाइंड हो जाएगा, पेयरिंग कर लेगा। लेकिन UUU से ये कैसे पेयरिंग करेगा, तो UUAA ये तो पेयरिंग हो जाएगी दो पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर इधर U है और इधर क्या है G और U के बीच में पेयरिंग नहीं होती, तो ये tRNA इस UUU पर दो पोजीशन से पेयरिंग करेगा, थर्ड से नहीं करेगा, और तब भी काम चल जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीड हो जाता। इसका फायदा ये हुआ कि अगर हम बहुत रिजिड रहते तो हमें यहाँ दो कोड के लिए दो tRNA चाहिए थे, अब हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ली, थर्ड बेस को इग्नोर किया, तो दोनों कोड के लिए एक ही tRNA से काम चला लिया, और इसी चीज को वॉबल कंसेप्ट या वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अब ये जो चीज थी, कोई पूछा जाए आपसे कि हाउ अ सेल मैनेज प्रोटीन सिंथेसिस इवन इट हैव द लेस types of tRNA, means less than 61 types of tRNA, then in that case protein synthesis is managed by wobbling or wobble hypothesis. Wobbling occur at the third base, and if third base do not get paired, it doesn't matter and protein synthesis proceeds. जैसे मैं इस चीज को जरा डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिए ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम ढंग से बना रखा है, ये mRNA है और ये UUC कोड है, और ये कि mRNA में UUU कोड है। अब सेम tRNA जिस पर AAG एंटीकोडोन है, तो ये AAG एंटीकोडोन वाला जब आया तो देखिए AAG और UUC, ठीक है, ये दोनों तो आराम से पेयरिंग कर रहे हैं, तीनों बेस पेयरिंग हो जाएगी और ये प्रॉपर वे में बाइंड हो गया। लेकिन जब यही tRNA UUU से बाइंड होगा, तो UUU से बाइंड होने में देखिए A और U तो पेयरिंग हो जाएगी, G और U की पेयरिंग नहीं होगी, तो ये tRNA इस कोड पर अपने दो पोजीशन से पेयरिंग करेगा, थर्ड वाले से नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये थर्ड वाले से पेयरिंग नहीं भी कर पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वाली जो पोजीशन है थर्ड, इस पे पेयरिंग नहीं होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी एक बार को फिनाइलएलेनिन आ जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस चल जाएगा, समझ गए। तो जो लेस टाइप ऑफ tRNA है उसमें सेल क्या करती है, एक ही tRNA से एक से ज्यादा कोड रिकॉग्नाइज करवा लेती है। उसमें ये कोड वो होते हैं जो केवल थर्ड बेस पे डिफर करते हैं और जो सेम अमीनो एसिड कोड करते हैं, क्योंकि tRNA अमीनो एसिड वही लाएगा, तो जो थर्ड बेस पे डिफर करते हैं, सेम अमीनो एसिड कोड करते हैं, ऐसे कोड को एक कॉमन tRNA से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी को हम वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं, और ऐसे में सेल में अगर tRNA कम भी होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, mRNA के कोड और tRNA के एंटीकोडोन की बाइंडिंग कैसे होती है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। mRNA में ध्यान रखना, कोड को लिखने का डायरेक्शन, हमारा कोड को लिखने का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, तो कोड हमेशा ये 5 to 3 डायरेक्शन में लिखे जाएंगे। देखो mRNA पूरा ही 5 to 3 तो रीड होता है, तो जब भी हम कोड पढ़ते हैं UUC तो ये 5 to 3 रीडिंग है, UUU 5 to 3 रीडिंग है, ठीक है। एंटीकोडोन जब इसके सामने आएगा, इसके सामने एंटीकोडोन लाके पेयरिंग करनी है, और ध्यान रखना कभी भी दो चीज न्यूक्लियोटाइड आमने सामने कब आएंगे, जब एंटी पैरेलल रखेंगे। अगर ये 5 to 3 है तो उसको 3 to 5 रखना पड़ेगा, तो ये जो tRNA रहेगा ये इधर या तो यूं लो तो 3 to 5, नहीं तो ये यूं चलेगा, अब ये 5 to 3, ठीक है। तो ये इसलिए AAG जब लिखते हैं तो ये 3 to 5 बोलते हैं, यहाँ UUC क्या है, ये 5 to 3 है। कोडोन का डायरेक्शन देखिए, ये 5-3 तो यहाँ 3-5 रखेंगे, ये डायग्राम अच्छी तरह समझ लेना, इसमें बहुत गलती होती नहीं। tRNA हमेशा AAG 3 to 5 लिखा हुआ है और ये UUC कोड हमेशा 5 to 3 लिखा है, ठीक है। वही सेम चीज है 3 to 5 और ये 5 to 3। एक्चुअली यहाँ यूँ पूछा जाता है कि विच बेस ऑफ जेनेटिक कोड पेयर्स विद विच बेस ऑफ एंटीकोडोन, तो जेनेटिक कोड का फर्स्ट बेस देखिए मैंने नंबरिंग लिखा है, ये 1 2 3, इसमें 1 2 3 5 2 3 अगर यू ले रहे हैं तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3, तो इसका 1 ये वाला होगा 1 2 3। तो फर्स्ट वाला जो कोड का फर्स्ट बेस इसके थर्ड बेस से पेयरिंग करता है, सेकंड वाला सेकंड से और थर्ड वाला फर्स्ट से, ठीक है। तो जब वॉबलिंग होती है तो वॉबल बेस कौन सा, कोड का थर्ड बेस ये रहा, ठीक है। तो अगर ये वॉबल है तो एंटीकोडोन में कौन सा वाला बेस वॉबल हुआ, थर्ड नहीं होगा, थर्ड तो कोड में, एंटीकोडोन में तो ये फर्स्ट नंबर का हो जाता है, ये 1 2 और 3 होता है, ठीक है। तो कोड का थर्ड बेस, एंटीकोडोन का फर्स्ट बेस, इन दोनों के बीच में पेयरिंग नहीं हो पाती है या वॉबलिंग है।
बाकी ठीक है, ये पेयरिंग होती है। तो कोडोन और एंटी कोडोन एंटी पैरेलल चलेंगे, तभी वो एक दूसरे के सामने आएंगे और पेयरिंग होगी। जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं तभी तो आमने सामने आते हैं, वैसे ही। तो जब आपको कभी डायग्राम दिखाया जाए तो ध्यान रखना, एंटी कोडोन को आपको 3 to 5 लिखना पड़ेगा, AAG, और कोड 5 to 3 चलेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एंटी पैरेलल होना चाहिए। और ये इसका थर्ड बेस जब हम कहते हैं तो वो कोड का थर्ड बेस है। एंटी कोडोन का तो फर्स्ट बेस होता है जो थर्ड वाले से पेयरिंग करना होता है, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये अलग अलग है। और तब भी ये कोड आराम से यहाँ पर टीआरएनए इस कोड को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये था हमारा जेनेटिक कोड का पूरा पार्ट। जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड का कंसेप्ट, बेसिकली हमारे जेनेटिक मटेरियल की लैंग्वेज है ये, जो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड 4 अल्फ़ाबेट से बनते हैं, ठीक है। और फिर जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग, कैसे ये डिस्कवर हुए, फिर जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़, हमने जो 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इसकी, उसके अलावा इनिशिएशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, और फिर एक लास्ट में ये वोबल हाइपोथेसिस। इसके थ्रू हमने समझा कि सेल में अगर 61 टाइप से भी कम टीआरएनए है तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे मैनेज होता है, ठीक है। तो ये तो जेनेटिक कोड वाला पार्ट था। हम सेंट्रल डोग्मा में, ये बीच का पार्ट है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद और प्रोसेसिंग के बाद हमने बीच में पहले कोड पढ़े हैं। अब हम सेंट्रल डोग्मा के अगले सेगमेंट में जाएंगे, ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि वहाँ कोड का नॉलेज होना ज़रूरी है। कोड समझने के बाद ही हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस समझ पाएंगे। तो अगला हमारा पार्ट ट्रांसलेशन रहेगा। थैंक यू।